बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। सबसे पहले तो आज जिस सरजमी पर मैं हूँ, एक आंदोलन जो महापुरुषों के साथ साथ आपके क्षेत्र में बड़ी मजबूती से चलाया गया, और मुझे ये लगता है कि जिस आंदोलन को पूरे भारत में जाना जाना चाहिए था, वो आंदोलन यहीं के कुछ क्षेत्र में दम घुटकर रहा। लेकिन हम भीम आर्मी के लोगों की जिम्मेदारी है कि हमारे पुरखों ने जिस आंदोलन को चलाया, उस आंदोलन को जानने, उस आंदोलन को जनाने के लिए हम सबको भरसक प्रयास करना चाहिए। मैं आज हरदोई में हूँ, बहुत सारी पुरानी परंपराएं यहाँ पर हैं, लेकिन यहाँ की मुख्य परंपरा जो रही है, हमारे पुरखे मरारी पासी जी की सरजमी को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, जय भीम करता हूँ, इंकलाब करता हूँ। मैं बिजली पासी जी की सरजमी को नमन वंदन करता हूँ। मैं यहाँ बैठी मेरी जो माताएं हैं, जो मेरी बहनें हैं, जो अपना आज का पूरा काम छोड़ करके हम लोगों को सुनने के लिए आई है, देखने के लिए आई है, आपको भी मैं नमन कर वंदन करता हूँ, दिल की गहराइयों से आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आप यहाँ पहुंची और मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता का उत्साहवर्धन करने का काम किया। यहाँ बैठे मेरे बुजुर्गवार, यहाँ बैठे मेरे युवा साथी, यहाँ बैठी आवाम का भी मैं नमन वंदन करता हूँ, जय भीम करता हूँ। साथियों, अपनी बात शुरू करने से पहले बहुजन समाज में जन्मे संतों गुरुओं को नमन करता हूँ। तथागत गौतम बुद्ध, संतों में संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि, गुरु नानक देव, गुरु घासीदास, संत कबीर, या ऐसे तमाम संत जिन्होंने भारत की सरजमी पर पैदा होकर के भारत की महिलाओं के लिए, भारत के अछूतों के लिए काम करने का काम किया, ऐसे तमाम संतों गुरुओं को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। साथियों, मैं अपने पुरखे जिन्होंने राज स्थापित करके तलवार का भी मतलब समझाया, कलम का भी मतलब समझाया, हिंसा का भी मतलब समझाया और शांति का भी मतलब समझाया, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, महाराजा बिजली पासी, महाराजा सीता पासी, उदा देवी पासी, या तमाम वो हमारे पुरखे जिन्होंने भारत पर राज किया, आज भी जिनके किले चीख चीख कर उनकी शौर्य गाथा गाते हैं, उन पुरखों के चरणों में भी नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, जय भीम करता हूँ। सम्मानित साथियों, 21वीं सदी में जन्मे वो महापुरुष भी जिन्होंने आज यहाँ मेरी माओ बहनों को मुंह खोलकर बैठने का अधिकार दिलाया, हम जैसे लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार दिया कि यहाँ खड़े होकर बोल सके, ऐसे तमाम नाम हैं। पहले तो आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, शिक्षा को प्रफुल्लित करने वाले महात्मा ज्योतिबा फूले, और इन सब चीजों को अधिकार के रूप में हम सब लोगों को देने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भी मैं उनके चरणों में नमन वंदन करता हूँ। अब साथियों, एक शख्सियत जिन्होंने भारत की राजनीति को उलट पलट करके रख दिया, जिन्होंने ये कहा कि नहीं, ये गरीब का बच्चा भी इस देश की राजनीति में विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री बन सकता है, जिन्होंने ये बताया कि राजनीति सिर्फ पैसे से नहीं चलेगी, राजनीति वंश के आधार पर नहीं चलेगी, राजनीति क्षमता के आधार पर चलेगी, उन महामानव मान्यवर काशीराम साहब को भी नमन वंदन करता हूँ। साथ ही एक विशेष नमन वंदन और है जिन्होंने मान्यवर काशीराम साहब को आंदोलन में लाकर खड़ा किया, जिन्होंने मान्यवर काशीराम साहब को मजबूर कर दिया ये जानने के लिए कि इनके पुरखे कहाँ है, क्या कहा, किसने क्या किया। दीनावाना वाल्मीकि साहब, अगर
दीनदयाल वाल्मीकि साहब ना होते तो काशीराम साहब इस आंदोलन को इतना बड़ा न कर पाते, और अगर वो इस आंदोलन को बड़ा न करते तो शायद आज हम भी यहाँ ना होते। एक नाम और लूंगा, संत गाड़गे जी महाराज, जिनकी रचनाएं अगर हम पढ़े तो मुझे लगता है कि हमें कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती, सारा आंदोलन हमारे बीच में आ जाता है। अब मैं आखिरी नमन सलूट उनको करूंगा जिन्होंने आजादी की लड़ाई में इस देश में जाने दी। अगर संख्या की बात करूं तो उन जानों में देने वाले सबसे ज्यादा पुरखे हमारे थे। कहीं आंदोलन हुआ हो, सब फांसियां लगी हो, सबसे ज्यादा हमारे पुरखों ने इसमें शहादत दी। और अपने पुरखों को भी नमन वंदन करूंगा। साथियों, यहाँ आया हूं, आप सबका उत्साह देखा, मजबूती देखी, जोश देखा, सड़क पर चलते हुए आपको देखा, ये सब कुछ देखा। एक गांव में जाकर अपने टूटे हुए मकान भी देखे, रास्ते में आते हुए अपने परिवार की झोपड़ियां भी देखी, और रास्ते में आते हुए अपने लोगों के चेहरे भी देखे। सब चीजें देखकर यहाँ तक पहुंचा, यहाँ आया तो एहसास हुआ कि मेरे परिवार के लोग एक समय का खाना तो कम खा सकते हैं, लेकिन सम्मान से समझौता शायद करते नहीं। ये गौरव की बात है, किसी देश का किसान का मेरा वर्ग समझौता नहीं करना चाहता। वो अपने हक अधिकारों के लिए लगातार लड़ते रहना चाहता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर हम अपने हक अधिकारों के लिए सड़कों पे कब तक लड़ते रहेंगे। मेरे 26 जनवरी 1950 का दिन याद आता है, जब बाबा साहब अम्बेडकर इस देश में संविधान लिख करके संविधान को स्थापित करा देते हैं और मुस्कुराते हुए संविधान सभा से बाहर निकलते हैं, तो बाबा साहब के साथ के नेताओं ने कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर बहुत खुश लग रहे हो। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। मैंने आज रानी के पेट पे चक्कू चला दिया है, अब राजा रानी के पेट से जन्म नहीं लेगा, राजा मेरे लोगों के अंगूठे के रूप से जन्म लेगा। मैं जब ये बात सोचता हूँ, समझता हूँ, तो कभी कभी तो उत्साह बढ़ जाता है और कभी कभी दुख भी होता है। जब देखता हूँ करणवासी को काम करते हुए तो उत्साह बढ़ जाता है, गरीब घर का बच्चा खड़ा हो गया। जब देखता हूँ डॉक्टर कुलदीप भार्गववासी को तो उत्साह बढ़ जाता है कि पढ़ा लिखा गरीब घर का बच्चा खड़ा हुआ है अधिकार मांगने के लिए। लेकिन उधर जब मैं देखता हूँ अपने टूटे हुए घरों को, अपनी भूखी माताओं को, बेरोजगार फिरते युवाओं को, तो तब दर्द होता है कि आज तक हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बात को माने नहीं, समझे नहीं। आप सिर्फ सुनिएगा, ताली मत बजाइए। हम बाबा साहब अम्बेडकर की बात को सुने नहीं, समझे नहीं। मैं 26 जनवरी 1950 की बात कर रहा हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा मैंने रानी का पेट छीन लिया, राजा रानी के पेट से जन्म नहीं लेगा, राजा मेरे लोगों के वोट से जन्म लेगा। उधर सामने वाले नेता हंसते हैं और हंसते हुए कहते हैं डॉक्टर अम्बेडकर, तुमने लोकतंत्र का अधिकार तो अपने लोगों को दे दिया, तुम अपने लोगों को अधिकार देकर चले जाओगे, लेकिन इस देश में आज भी हमारा वर्चस्व है, हम इस देश में अपना राजा बनाएंगे। वो कहते हैं डॉक्टर अम्बेडकर को कि हम तुम्हारे लोगों को डराएंगे, तुम्हारे लोगों को धमकाएंगे। जो मैं कहने जा रहा हूँ ये बातें बुरी हो सकती है, लेकिन आत्मसात कीजिएगा, विचार कीजिएगा कि कोई आदमी आया था क्या कर गया। तुम्हारे लोगों को डराएंगे, तुम्हारे लोगों को धमकाएंगे, और अगर काम न चला तो तुम्हारे लोगों को खरीद करके इस देश में राजा अपना बनाएंगे। मुझे कहते लज्जा आती है कि उन्होंने सही कहा, उन्होंने इस देश में लोगों को डराया, धमकाया, नहीं है मेरे धमके तो हमको खरीदा और राजा इस देश में उन्होंने अपना बनाया। मैं फिर 26 जनवरी 1950 को लेके जाता हूँ आप लोग। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं मैं जानता हूँ मेरे लोग गरीब हैं, एक समय का खाना नहीं जानता, उठ जाएंगे, हो जाएंगे, हो सकता है कि वो बिक भी जाए, लेकिन एक बात याद रखना, जिस दिन उनमें कोई ऐसा खड़ा हो गया
समझाने में सफल रहा और हमारे लोगों की समझ में आ गया कि सारी ताकत सत्ता में रखी है। सत्ता हासिल कर लो, 1 लाख मकान बनवा दो, सत्ता हासिल कर लो, हर घर में फॉर्च्यूनर खड़ी करवा दो, सत्ता हासिल कर लो और गरीब को अमीर बना दो, सत्ता हासिल कर लो, बेरोजगारी मिटा दो, सत्ता हासिल कर लो, गरीबी मिटा दो। सत्ता हासिल करने के बाद तुम जो चाहे वो कर सकते हो। ये बात बाबा साहब अम्बेडकर ने कही। अफसोस 70 साल के बावजूद भी हमने नेता तो पैदा किए, हमने सत्ता में हिस्सेदारी तो की, लेकिन संपूर्ण सत्ता जो आबादी के हिसाब से हमें मिल जानी चाहिए थी वो नहीं मिली। क्यों? बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे जिसकी जितनी संख्या वाली उसकी उतनी हिस्सेदारी। संविधान में प्रावधान है लोकतंत्र का, संविधान में प्रावधान है लोकतंत्र का कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिधर वोट सबसे ज्यादा पड़ेंगे सत्ता उसकी होगी। लेकिन आज भी भारत में व्यवस्था उल्टी है। जिनकी आबादी इतनी सी है वो सत्ता में है और जिनकी आबादी भरपूर है वो आज भी नीचे बैठे हुए हैं घास के अंदर। इसको समझने का फेर है। गुरु जी 42 मत हो जाएगा, ये दर्द है जो मैं बयां करूंगा, ये मेरा दर्द होगा।